नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया हूँ, आप जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, अगर देखा जाए तो इसमें से जो है, जो भी सभ्यताएं विकसित हुई है वो जो है सिंधु या उनकी सहायक नदियों के आसपास जो है इस सभ्यता का विकास हुआ है। और पहला जो सभ्यता है वो जो प्रकाश में आया है उसका नाम है हड़प्पा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम पड़ा है? तो सिंधु नदी के किनारे या सिंधु के सहायक नदियों के किनारे या उनके घाटियों में जो है इन सभ्यता का विकास हुआ, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। अगर आपसे पूछे कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, तो हड़प जो मतलब उत्खनन के दौरान सबसे पहले जिस स्थल का पता चला या जो स्थल प्रकाश में आया वो था हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आइए, जो पहला स्थल है हड़प्पा, उस हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रमुख स्थल कौन सा है? प्रमुख स्थल, तो देखिए प्रमुख स्थल जो है उसका नाम है हड़प्पा। ठीक है, प्रमुख स्थल का नाम क्या है? हड़प्पा। ठीक है, प्रमुख स्थल कौन सा है हमारा? हड़प्पा। याद रखिएगा, प्रमुख स्थल का नाम है हमारा हड़प्पा। इसी के बारे में जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हड़प्पा जो है इसकी जानकारी सबसे पहले देने वाला कौन सा व्यक्ति है जिसने जो है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी? तो उस व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मैसन। याद रखिएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो याद रखिएगा, उस व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मैसन। ठीक है, व्यक्ति का क्या नाम है? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन, जिसने जो है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी। ठीक है, दूसरा, अगर हम कहें कि इसकी खोज किसने की, तो खोज की है दयाराम साहनी। आप लोग जानते हैं, खोज एवं उत्खनन ठीक है किसने की? तो आप लोग जानते हैं उस व्यक्ति का नाम, उसका नाम है राय बहादुर। ठीक है, पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। दया राम साहनी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, उत्खनन कब किया गया? तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि उत्खनन आखिर में कब किया गया। ये जो उत्खनन जो है कब किया गया? दयाराम साहनी के द्वारा। तो 1921 में, याद रखिएगा 1921 में। कब किया गया? 1921 में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, हड़प्पा है कहां पे? तो हड़प्पा एक्चुअल में है पाकिस्तान में। ठीक है, जिला बोले तो मोंटगोमरी जिला या मंटगोमरी जिला, पाकिस्तान यानी पंजाब, वो प्रांत पंजाब पड़ता है जो एक्चुअल में पंजाब में चला, सॉरी, पंजाब जो है वो पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, मंटगोमरी जिला जो है पंजाब में पड़ता है, परंतु वो पंजाब प्रांत जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, तो कहां पर है हड़प्पा? तो हड़प्पा है कहां पर? तो देखिए, हड़प्पा है आपका मटगोमरी जिला यानी कि मोंटगोमरी जिला, गोमरी जिला। ठीक है,
पंजाब, ठीक है, पंजाब, वो कौन सा पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए नदी कौन सा है, नदी के बारे में पूछता है कि कौन सा नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा, तो याद रखिएगा रावी नदी, ठीक है, कौन सा नदी, तो रावी नदी, ठीक, रावी नदी, ठीक है, रावी नदी तो आप लिख लिए। अब बताइए रावी नदी के बाएं तट पे है या दाएं तट पे है हड़प्पा, तो याद रखिएगा रावी रावी नदी के किस तट पर है, तो याद रखिएगा बाएं तट पर, बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज और उत्खनन किसने किया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कब किया, तो 1921 में, ठीक है। हड़प्पा है कहाँ, तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी, यानी कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये हड़प्पा पाकिस्तान में चला गया है। किस जिला में है, तो मोंटगोमरी जिला पूछता है एग्जाम में, ठीक है, मोंटगोमरी, कभी कभी मोंटगोमरी भी बोल देता है, मोंटगोमरी जिला, ठीक है, पंजाब, यानी कि वो पंजाब जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। तो मोंटगोमरी जिला याद रखिएगा किस नदी है, तो नदी का नाम है रावी नदी, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में उत्खनन कराया, ठीक है। अब देखिए अब समय आता है 1926 में, ठीक है, 1926 और 1946 कुल मिला के 1921 के बाद और 2 बार जो है इसका उत्खनन कराया गया है। और उत्खनन जो है माधव स्वरूप वत्स के द्वारा और मार्टिन विल्लर के द्वारा जो है इसका 2 बार उत्खनन कराया गया है। एक बार माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, दूसरा मार्टिन विल्लर के द्वारा। तो हम लोग लिख लेते हैं 2 बार उत्खनन हुआ है और इसका 2 बार उत्खनन, ठीक है। कब कब हुआ है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए 2 बार उत्खनन हुआ है। पहला उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया, तो माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, ठीक है। कब किया गया, तो आपको याद होगा 1926 में, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा कब हुआ, तो दूसरा होता है मार्टिन विल्लर के द्वारा, ठीक है, मार्टिन विल्लर के द्वारा। कब होता है, 1946 ईस्वी में, ठीक है, यहां तक क्लियर है, 1946 ईस्वी में। यहां तक क्लियर हो गया। 2 बार इसका उत्खनन करवाया गया था। उसके बाद देखिए अब देखिए हड़प्पा नगर को 2 भागों में जो है विभाजित किया गया था, यानी कि कुल मिला के हड़प्पा का जो है 2 भागों में बांटा गया था। एक को कहते हैं हम लोग पश्चिमी टीला, दूसरे को पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला अमीर व्यक्ति लोग रहा करते थे, पूर्वी टीला में जो है मध्यम वर्ग के लोग रहा करते थे। याद रखिएगा पूरा सिंधु घाटी सभ्यता या पूरा हड़प्पा नाम एक ही है, हड़प्पा सभ्यता बोले या सिंधु घाटी सभ्यता नाम एक ही है। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर जो नगर जो है 2 भागों में बटा हुआ था, केवल जो है धौलावीरा को छोड़ के। प्रत्येक नगर अगर आप देखेंगे तो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, ठीक है। लेकिन धौलावीरा जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और मध्यम, ठीक है, जिसको मध्यम टीला या मध्यमा कहा जाता है, ठीक है। ये जब हम धौलावीरा पढ़ेंगे तब इसको हम लोग क्लियर कर ही लेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग आते हैं कि हड़प्पा नगर 2 भागों में विभाजित था।
ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि हड़प्पा नगर कितने हिस्सों में बटा हुआ था, तो 2 हिस्सों में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं हड़प्पा। हड़प्पा नगर, आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा। ठीक है, कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है, काश युगीन सभ्यता है। ठीक है, यहीं पर जो है लोगों, आप जानते हैं मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम धातु तांबा है। तांबा में टीन मिला दिया गया तो कांसा तैयार हो गया। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता काश युगीन सभ्यता है, याद रखिएगा। तो हड़प्पा नगर जो है 2 भागों में बटा हुआ था, याद रखिएगा। हड़प्पा नगर 2 भागों में विभाजित था। अच्छा, विभाजित था। ठीक है, 2 हिस्सों में विभाजित था। कौन कौन सा 2 हिस्सा है? तो पहला हो गया हमारा दुर्ग टीला। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा नगर टीला। ठीक है, एक हो गया हमारा दुर्ग टीला और दूसरा हो गया हमारा नगर टीला। ठीक है, अब दुर्ग टीला को ही हम लोग और एक नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पश्चिमी टीला। ठीक है, पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला, और इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्वी टीला। ठीक है, पूर्वी टीला। ठीक है, अब इसमें कौन रहता है? पूर्वी टीला या दुर्ग टीला या पश्चिमी टीला, इसमें कौन रहता है? तो राजा व्यक्ति लोग रहता है, धनी संपन्न व्यक्ति लोग रहते हैं, यानी कि प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते हैं इसमें। और इसमें कैसे व्यक्ति रहते हैं? तो इसमें रहते हैं आपका साधारण सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग या नागरिक। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो देखिए इसको, सॉरी, दुर्ग टीला हो गया और नगर टीला हो गया। दुर्ग टीला को हम लोग पश्चिमी टीला कहते हैं, नगर टीला को हम लोग जो है पूर्वी टीला के नाम से जानते हैं। दुर्ग टीला यानी पश्चिमी टीला, नगर टीला पूर्वी टीला। दुर्ग टीला में जो है प्रशासनिक वर्ग के लोग, धनी व्यक्ति के लोग, राजा व्यक्ति के लोग रहा करते थे। और जो है नगर टीला यानी पूर्वी टीला में जो है जो सामान्य नागरिक रहा करते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब डिटेल से हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, दुर्ग टीला के बारे में। तो अब देखिए दुर्ग टीला है क्या, इसको हम लोग आराम से जानने का प्रयास करेंगे आसान से। तो दुर्ग टीला, दुर्ग टीला, ठीक है, दुर्ग टीला क्या है इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दुर्ग टीला जो है ये नदी के किनारे स्थित था, यानी कि नदी के किनारे था। देखिए ये हमारा नदी, और इसी नदी के किनारे जो है दुर्ग टीला स्थित है। ठीक है, अब देखिए इस दुर्ग टीला से किस किस चीज के साक्ष्य हमें मिले हैं वो हमें जानना है। ठीक है, किस चीज के साक्ष्य मिले हैं वो हमें जानने हैं, साक्ष्य। ठीक है, किस चीज के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं, एक एक को हम लोग नोट डाउन करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला यहां से 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं, जो कि 6-6 के पंक्ति में पाया गया है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 12 अन्नागार है, लेकिन 6-6 के
पंक्ति में है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे 1 नंबर में कि यहां से हमें 12 अन्नागार प्राप्त होते हैं। 12 अन्नागार प्राप्त होते हैं या साक्ष्य मिलते हैं। 12 अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं जो कि 6-6 के पंक्ति में थे। 6-6 के पंक्ति में, यानी 6-6 के 2 पंक्ति में थे। ठीक है, 6-6 के 2 पंक्ति में पाया गया है। ठीक है, 6-6 के 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6-6 के 2 पंक्ति है, यानी कि 2 पंक्ति में कुल मिलाकर के देखा जाए तो 12 नगर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहीं से जो हमें क्या देखने को मिलता है, यहीं से हमें श्रमिक आवास, पहला नंबर यहां से हमें श्रमिक आवास, दूसरा से हमें मिलता है मजदूर बैरक। ठीक है, अब श्रमिक क्या है, मजदूर क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। तो 2 नंबर में हमें क्या देखने को मिलता है, दूसरा साक्ष्य। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है यहां से श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। ठीक है, आवास यहां से हमें देखने को मिल गया। और हमें मजदूर, मजदूर बैरक। ठीक है, मजदूर बैरक हमें देखने को मिलता है। श्रमिक उसे कहते हैं जिन्हें जो है काम के बदले वेतन दिया जाता है, उसे हमने श्रमिक का दर्जा दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं। ठीक है, और मजदूर वे होते थे, मान लीजिए जो अपने मालिक से कर्ज लिया करते थे, कर्ज के बदले जो है मालिक के घर के काम या कारखाने का काम किया करते थे, उसे हम लोग मजदूर के श्रेणी में रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और श्रमिकों के लिए एक आवास हुआ करता था और जो मजदूर हुआ करते थे उसके लिए बैरक की सुविधा थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए यहां से और भी कई सारे प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहां देखा जाए, देखिए नदी है, नदी जो है उस समय परिवहन के साधन हुआ करते थे और नदियों पर जो है नाव चलाए जाते थे, इसलिए यहां पर देखा जाए तो 4 नाव के जो है हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो चौथा नंबर में आ जाएगा 4 नाव के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए अब इसको जो है दुर्ग टीला जो है, इसको हम लोग पश्चिमी टीला क्यों कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि इस टीला को हम लोग पश्चिमी टीला के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस टीला को हम लोग अभी किस नाम से जानते हैं, तो पश्चिमी टीला हम लोगों ने अभी पढ़ा। इस टीला को हम लोग पश्चिमी टीला के नाम से जानते हैं, पश्चिमी टीला। ठीक है, क्यों कहा जाता है इसको पश्चिमी टीला, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ नक्शा बनाने का कोशिश करें, तो देखिए यहाँ से हम लोग नक्शा बनाने का कोशिश करें तो ये होता है हमारा उत्तर दिशा, ये होता है हमारा दक्षिण, ये होता है पूर्व दिशा और ये होता है पश्चिम दिशा। ठीक है, तो जो दुर्ग टीला है इसका जो परिवेश द्वार था ये पश्चिम दिशा की ओर था, इसीलिए हम लोग इसको पश्चिमी टीला के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद देखिए यहां से जो है हमें 5वां नंबर में लिखेंगे, यहां से एक हमें प्रशासनिक आवास देखने को मिलता है। तो यहां से 5वां नंबर लिखेंगे प्रशासनिक आवास, आवास, प्रशासनिक आवास हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रशासनिक आवास के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए अगला 6ठा नंबर में देखेंगे कि हड़प्पा से ही सबसे पहले जो है यहाँ पर प्रथम तौर पे देखा जाए तो गेहूं और जौ के साक्ष्य भी हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ तक कंप्लीट है दुर्ग टीला। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी टीला या नगर टीला। अब हम लोग नगर टीला की ओर बढ़ते हैं आगे। ये नगर टीला क्या था, तो अब हम लोग नगर टीला की ओर बढ़ते हैं। गेहूं और साक्ष्य लिख लीजिएगा, लिखाने का दरकार हमको नहीं है। ठीक है, नगर टीला,
अब हम लोग नगर टीला, इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्वी टीला, पूर्वी टीला। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो देखिए पूर्वी टीला क्या है, और यहां से जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पूर्वी टीला में जो हमें सड़क देखने को मिलते हैं वो आपस में जो है 90 डिग्री में, यानी कि समकोण में जो है काटते हैं एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे को जो है समकोण में काटते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो नगर है, अगर हम कुल मिलाकर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता जो है अपने आप में नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख विशेषता क्या है, नगर नियोजन और नाली की उत्तम व्यवस्था थी। ठीक है, ये अपने आप में जो है विख्यात था। ठीक है, तो हड़प्पा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, नगर नियोजन एवं नाली की व्यवस्था। ठीक है, तो देखिए ये जो सड़क है, ये सड़कें हुआ करती थी, और सड़कों के किनारे जो है नालियों की व्यवस्था थी जो ढकी हुई थी, यानी कि जो भी कचरा पानी वो शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, और नगर नियोजन में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर गली हुआ करती थी। ठीक है, और गली के ये जो भवन हुआ करते थे या घर हुआ करते थे, ये जो है एक दूसरे के आमने सामने जो है इनका दरवाजा खुलता था। ठीक है, जिससे जो है गली का निर्माण होता था। ठीक है, अब ये दरवाजा है यहाँ से, और इसका जो है मुख्य द्वार यहाँ से खुल रहा है, इसका मुख्य द्वार जो यहाँ खुल रहा है, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने, जिससे गली का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए लोथल जो एकमात्र ऐसा शहर है जिसका दरवाजा जो है सड़क के मुख्य मार्ग की ओर खुलता है, यानी कि सड़कों पर खुलता है, और बाकी सबके गलियों पर खुलता है। ठीक है, एक दूसरे के समानांतर खुलता है, और इसके जो लोथल इसका अपवाद है, एकमात्र ऐसा है जिसका मुख्य दरवाजा जो है राजमार्ग यानी कि सड़क की ओर खुलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए इसको हम मैं लिखा देने का कि कौन कौन सा क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होता है यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है उसको मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले नंबर 1। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो मकान है ये पक्की ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, पक्की ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, तो मकान, मकान ठीक है, मकानों का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। ठीक है, दूसरा दरवाजा, अभी मैंने कहा ना, देखिए दरवाजे, मकान के दरवाजे, दरवाजे आमने सामने गलियों में खुलते थे। ठीक है, मकान के दरवाजे अभी मैंने बताया, देखिए मकान के ये जो मकान है इसका दरवाजा आमने सामने और गलियों में खुलते थे। ठीक है, तीसरा नंबर मैंने अभी कहा आपसे कि देखिए लोथल जो है एकमात्र ऐसा शहर था जिसका दरवाजा जो है राजमार्ग यानी कि मुख्य सड़क पर खुलता था। ठीक है, तो लोथल, लोथल एकमात्र मात्र ऐसा स्थल
था जिसका या जिसका मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलता था। ठीक है, और खुलते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो मकान कैसे थे? तो पक्की ईंटों का बना हुआ है, याद रखिए। मकान कैसा है? तो पक्की ईंटों का बना हुआ है, याद रखिएगा। मकान कैसे है? तो पक्की ईंटों का बना हुआ है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, दरवाजे जो है आमने सामने गलियों पर खुलते थे। ठीक है, गलियों पर खुलते थे। गलियों पर या गलियों में खुलते थे, खुलते थे। ठीक है, ठीक है। लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जिसका मकानों के दरवाजे या मकान के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, ये जो ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। यहाँ यहाँ गली है। ठीक है, यहाँ यहाँ इस तरह से। अब देखिए, ध्यान दीजिए। अब इसको पूर्वी टीला क्यों कहा जाता था? तो जो पूर्वी टीला इसलिए कहा जाता था नगर टीला को, क्योंकि इसका जो मुख्य द्वार है, इसका जो मुख्य द्वार है वो पूरब दिशा की ओर था। ठीक है, यानी कि प्रवेश द्वार जो है, इसका प्रवेश द्वार हुआ करता था, यह पूरब दिशा की ओर है, इसीलिए इसे पूर्वी टीला कहा जाता था। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ मैं लिख देता हूं प्रवेश द्वार। ठीक है, प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, इसीलिए इसे पूर्वी टीला कहा जाता है। ये लिखने का दरकार नहीं है, इतना लेंदी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ। अब देखिए, ये पूरब दिशा हो गया, ये उत्तर दिशा हो गया, ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, ये जो दक्षिण दिशा है, ठीक है, ये जो पूर्वी टीला का जो दक्षिण दिशा है, यहां से दो कब्र मिले हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से दो कब्र मिले हैं। कहां से? दक्षिण दिशा से। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण दिशा से दो कब्र मिले हैं। ठीक है, दो कब्र, दो प्रकार के कब्र। ठीक है, कौन कौन से कब्र है? दो प्रकार के। तो एक का नाम है, पहला का नाम है R37। ठीक है, दूसरा का नाम है H। ठीक है, याद रखिएगा, दो प्रकार का कब्र मिलता है नगर टीला यानी पूर्वी टीला के दक्षिणी भाग से। ठीक है, एक का नाम है आपका R37 और दूसरा H। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, और भी कुछ विशेषता है जिसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हड़प्पा की सबसे सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, हड़प्पा की सबसे प्रमुख विशेषता। ठीक है, क्या है इसकी सबसे प्रमुख विशेषता? इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसकी
दो विशेषता इंपॉर्टेंट है। पहला है कि नगर नियोजन, नगर नियोजन, नगर नियोजन, ठीक है। दूसरा है नाली व्यवस्था, ठीक है। यही इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। तो अगर हम देखें नगर के बारे में कि नगर नियोजन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो अगर इस बात पर अगर हम गौर करें तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नगर की जो सड़कें हैं वो वस्तुतः देखा जाए तो कच्ची ईंटों की यानी कि मिट्टी की बनी हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा, वैसे देखा जाए तो धौलावीरा में जो है पक्की ईंटे की सड़कें जो है पक्की ईंटों की थी, इसके साक्ष्य हमें धौलावीरा से प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन अगर हड़प्पा में अगर सड़कों की व्यवस्था देखें तो वो मिट्टी की बनी हुई थी, ठीक है। तो नगर की सड़कें मिट्टी की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई है? मिट्टी से निर्मित थी, ठीक है। और एक दूसरे को समकोण में काटती थी, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये जो सड़कें हैं एक दूसरे को जो है समकोण पे काट रही है, इसको जो है हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जो है सर्कस पद्धति यानी कि ऑक्सफोर्ड यानी कि ग्रिड प्रणाली के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको हम लोग ग्रिड प्रणाली या पैटर्न के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। चेस बोर्ड भी बोला जाता है लेकिन उतना नहीं, ग्रिड प्रणाली के नाम से हम लोग जानते हैं। यही वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ग्रिड प्रणाली, ये जो सड़कें हैं जो एक दूसरे समकोण पे काट रही है ये ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, ठीक है। अगला, अगर हम सड़कों का चौड़ाई देखें, लंबाई नहीं चौड़ाई अगर हम देखें तो तकरीबन सड़कों की चौड़ाई चौड़ाई देखा जाए तो 9 से 16 फीट 9 से 16 फीट इसकी चौड़ाई थी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है, हो गया यहां तक, बस और तो कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद देखिए और थोड़ा सा है, देख लेते हैं कौन कौन। उसके बाद देखिए हड़प्पा, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है। देखिए हड़प्पा से जो देखा जाए हड़प्पा से इम्पोर्टेंट में आपका, देखिए हड़प्पा से जो इम्पोर्टेंट कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि स्त्री से, अब देखिए स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मृण मूर्ति जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, जिसे
लोगों ने नाम दिया है उर्वरा की देवी। ठीक है, ये वाले साक्ष्य हमें हड़प्पा से देखने को मिलते हैं और यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहां से हमें स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मृण मूर्ति, मृण मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी से निर्मित मूर्ति। ठीक है, मृण मूर्ति जिसे पृथ्वी देवी, पृथ्वी देवी या उर्वरा की देवी कहा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद हड़प्पा से और भी कुछ मिले, जैसे प्रसाधन, कहने का मतलब है मेकअप बॉक्स। ठीक है, ये इसके भी प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे प्रसाधन, प्रसाधन, प्रसाधन जिसको हम लोग बोलते हैं श्रृंगार पेटी या मेकअप बॉक्स। ठीक है, श्रृंगार पेटी या बॉक्स। ठीक है, यह भी प्राप्त हुआ। ठीक है, कांसे का दर्पण भी हमें देखने को मिलता है, कांसे का दर्पण, दर्पण हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, देखिए सर्वाधिक मोहरे जो है हमें हड़प्पा से देखने को मिलता है। मोहरे भी कई तरह के मोहरे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो कि सेल खड़ी के पत्थर से बना हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सर्वाधिक अलंकृत मोहरे, सर्वाधिक अलंकृत 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 मोहरे कहां से हमें देखने को मिलता है? हड़प्पा से। ठीक है, सर्वाधिक अलंकृत मोहरे हमें हड़प्पा से देखने को मिलते हैं, जबकि सर्वाधिक मोहरे जो है हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। जबकि सर्वाधिक मोहरे हमें कहां से देखने को मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा। कहां से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, सर्वाधिक अलंकृत मोहरे कहां से हमें देखने को मिलता है? ये जो सर्वाधिक अलंकृत मोहरे हैं और ये सर्वाधिक मोहरे हैं, ठीक है, हमें हड़प्पा से देखने को मिलते हैं और मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरे। सर्वाधिक अलंकृत मोहरे हमें कहां से देखने को मिलता है? तो हड़प्पा से। सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और ये मोहरे किससे बना हुआ है? तो ये मोहरे जो है किससे बना हुआ है? मोहरे तो सेल खड़ी से। किससे बना हुआ है? सेल खड़ी, खड़ी से निर्मित। किससे निर्मित है? तो सेल खड़ी से। ठीक है, उसके बाद और कुछ है इसमें, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हड़प्पा, चौथा नंबर, हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार संपूर्ण सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा
सार्वजनिक जो है भवन या स्थल है, याद रखिएगा। ठीक है। हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार संपूर्ण सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक भवन या स्थल या इमारत है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं हम हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार संपूर्ण सैंधव या सिंधु घाटी सैंधव सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल या इमारत है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जबकि 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 लोथल का गोदीवाड़ा का मतलब याद रखिएगा, डॉक यार्ड। गोदीवाड़ा बंदरगाह गोदीवाड़ा सबसे बड़ा सार्वजनिक ठीक है स्थल है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद आगे देखिए, तीन प्रकार के मोहरे प्राप्त हुए। कौन कौन? तीन प्रकार के मोहरे। ठीक है, तीन प्रकार के मोहरे। तीन प्रकार के मोहरे। ठीक है, तीन प्रकार के मोहरे कौन कौन? तो पहला नंबर में आएगा आयताकार। आयताकार। ठीक है, दूसरा में आएगा वृत्ताकार। ठीक है, तीसरा नंबर में आएगा वर्गाकार। ठीक है, वर्गाकार। यही जो है सबसे ज्यादा पाया गया है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। याद रखिए, सर्वाधिक वर्गाकार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक वर्गाकार जो है मोहरे जो है सबसे सर्वाधिक प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। और इन मोहरों पर किन किन चीजों का चित्र बना हुआ है या अंकित किया हुआ है? तो जो अंकन किया गया है वो है, अंकन जो किया गया है मोहरों पर अंकन, वो क्या क्या है? तो कुबड़दार बैल, कुबड़दार बैल। ठीक, उसके बाद कौन है? पशुपतिनाथ। पतिनाथ सबसे ज्यादा जो है प्रचलित यही है, कुबड़दार बैल। उसके बाद देखिए, एक श्रृंगी या एक सिंह बैल। ठीक, हिरण। ठीक है, भैंसा।
गेंडा, गेंडा, उसके बाद चीता, ठीक है, ठीक है, इत्यादि चीजों का उल्लेख या अंकन किया गया है। अंकन, ठीक है। तो कुबड़दार बैल हो गया, पशुपतिनाथ हो गया, एक सिंगी बैल हो गया, हिरन हो गया, भैंसा हो गया, गेंडा हो गया, चीता इत्यादि का अंकन किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।